जो प्रोटेक्टेड मेमोरी हमारी है वो 1970 और 80 में ओके। वर्चुअल मेमोरी हमारी जो पिछली बार डिस्कशन हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि जैसे मान लीजिए कि आपकी हार्ड डिस्क 10 जीबी की है, 10 जीबी की हार्ड डिस्क में कंप्यूटर क्या करता है कि कुछ परसेंट डिसाइड कर लेता है कि इतना परसेंट मेमोरी हम रिजर्व रखेंगे, ठीक, ताकि अगर कल को कभी जरूरत पड़े तो हम वर्चुअल मेमोरी को कम या अधिक कर सके अपने यूज के लिए। जब हमारी रैम फुलफिल हो जाती है और जब हमें उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर काम करना होता है तो हम वर्चुअल मेमोरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। पिछली बार यही डिस्कशन हुआ था कि अगर मेमोरी फुल हो गई है और सिस्टम को हमें रन कराना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम वर्चुअल मेमोरी पे जाते हैं और वर्चुअल मेमोरी के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं। कि आपके डिस्क में जो स्पेस होता है 10 जीबी का, 20 जीबी का, उस स्पेस में से कुछ परसेंट मेमोरी सिस्टम रिजर्व करके रख लेता है ऐसी सिचुएशन के लिए जब आपकी रैम, आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, तब वो वर्चुअल मेमोरी से काम करना शुरू कर देता है। क्या ये सबको अब क्लियर हो गया? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्रोटेक्टेड मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी सबको डन? ओके हो गया वर्चुअल मेमोरी? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रोटेक्टेड मेमोरी में आते हैं। प्रोटेक्टेड मेमोरी के बारे में बता रहा था कि प्रोटेक्टेड मेमोरी अब इधर फिर से पॉपुलर हो गई है। 1970s और 80 में ये मेमोरी लॉन्च की गई थी जब विंडोज 3.1 और 3.2 इवन विंडोज NT तक हमारा प्रोटेक्टेड मेमोरी रहा है। एक्चुअल में ये काम क्या करता है कि हर टास्क के लिए, हर प्रोसेस के लिए ये मेमोरी का स्लॉट सेट कर देता है। जब मेमोरी का स्लॉट सेट कर देता है तो इसमें होता क्या है कि एक मेमोरी दूसरी मेमोरी के ऊपर कभी भी इंटरफेयर नहीं करती। सबकी अपनी अपनी मेमोरी होती है और वो मेमोरी कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस अप्लाई नहीं करती। तो ऐसी मेमोरी हमारी प्रोटेक्टेड मेमोरी होती है कि हर टास्क के लिए एक सेपरेट मेमोरी होगी और वो मेमोरी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक। ऐसी मेमोरी हमारी प्रोटेक्टेड मेमोरी होती है। तो आपका एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप लोग लाइनक्स के नाम से जानते होंगे। लाइनक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? लाइनक्स का नाम सुना होगा। तो लाइनक्स में हमारा बेसिकली जो आर्किटेक्चर है वो प्रोटेक्टेड मेमोरी के टर्म पे बना हुआ है। इवन जो विंडोज 10 है वो भी इसी में बना हुआ है, ठीक है। तो ये मेमोरी का एक स्लॉट सेट करते हैं और कोई भी एक मेमोरी दूसरी मेमोरी के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं करती। तो इससे क्या होता है कि टास्क जो हमारा होता है, जो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, वो स्मूथली रन होता है, रन हो रहा होता है। तो क्या प्रोटेक्टेड मेमोरी सबको क्लियर हो गई है? ओके, नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली बार भी डिस्कस किया था कि ये नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होती है जिसमें हमारी जो वैल्यू होती है, सीपीयू जो है वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं होता है। हमने आपको एक एरो बना के दिखाया था कि डेटा का मूवमेंट कैसे होता है और फाइनली वो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा हमारा जाके स्टोर हो रहा होता है। ये हमने पिछली बार आपको बताया था जहां तक कि मुझे याद है, ठीक। अब सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम लोग आते हैं
तो सेकेंडरी मेमोरी में भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक, एक पार्ट हमारा होता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, दूसरा पार्ट होता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, और तीसरा पार्ट हमारा होता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसको बारी बारी से समझते हैं। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो यूएसबी मेमोरी स्टिक्स होती है, जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ये सीधे सीधे सेल्स में डेटा को स्टोर करता है, सेमीकंडक्टर के फॉर्म पे चलता है, मैग्नेटिक टेप अप्लाई नहीं होता इसके अंदर। ठीक, तो आज की तारीख में जो पॉपुलर पार्ट है उसको हम लोग एसएसडी बोलते हैं। एसएसडी का नाम किसी ने सुना है? एसएसडी है, आपका मेमोरी कार्ड है, ये सब हमारे जो होते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। अब जो नए लैपटॉप और जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं वो एसएसडी बेस्ड आ रहे हैं। इनबिल्ट भी है और आपको अलग से लगाना भी पड़ता है, उसका स्लॉट अलग से होता है आपके। यस, न्यू लैपटॉप में आ रहा है। और आपका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस का, कि पावर अगर नहीं भी है तो भी ये डेटा को स्टोर रखता है। ठीक, और आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाती है। इसलिए हो जाती है, उसकी वजह क्या है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके बाकी सारे सॉफ्टवेयर एसएसडी में स्टोर होते हैं। तो जो आपकी डिस्क ड्राइव होती है वो पूरी तरीके से फ्री होती है। तो जितना भी बूटिंग प्रोसेस है, जितना भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, वो सब हमारा एसएसडी के थ्रू परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए स्पीड इसकी हमेशा फास्ट होती है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यस, हार्ड डिस्क से ये अलग होती है, स्टोरेज का पार्ट अलग होता है इसमें। ठीक, और ये हमारा जो डेटा स्टोर करती है, इसमें सबसे बड़ी फायदा क्या होता है कि अगर इसके पास पावर सप्लाई नहीं भी होता है तो ये डेटा को स्टोर करता है, डेटा को रिटेन करता है। जबकि हार्ड डिस्क ड्राइव और बाकी जितनी भी ड्राइव्स होती हैं उसमें अगर पावर सप्लाई नहीं है तो आप हार्ड डिस्क को रीड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आपका मेमोरी कार्ड भी माना जाएगा, आपका एसएसडी भी होता है, आपकी पेन ड्राइव्स भी होती हैं। जितने भी इस टाइप की ड्राइव्स हैं वो सब आपकी एसएसडी में ही आती है। ठीक, ये 1970s में ये डेवलप हुआ था, और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि तोशिबा नाम की कंपनी जो है उसने इसको डेवलप किया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। बिल्कुल इजी वे में समझिए, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव में आप डेटा स्टोर करके ले जाते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव में डेटा होता है, वहां पावर सप्लाई की जरूरत नहीं, आपका डेटा है, आप जहां चाहे वहां आप एक्सेस कर लेते हैं। ठीक, यस, मैंने आपसे कहा कि हमारी जो एसएसडी है वो 1970s अराउंड में डेवलप की गई थी। तोशिबा नाम की कंपनी ने शायद डेवलप किया था इसको, और ये अब ज्यादा ट्रेंड में आया है। एसएसडी बीच में आया था, फिर वापस हो गया था, लेकिन अब अगर आप जितने भी नए लैपटॉप देख रहे हैं आपको नए लैपटॉप में एसएसडी का ऑप्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। अगर हमने हार्ड डिस्क को फ्री कर दिया तो डेफिनेटली जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया होता है, जो बाकी सॉफ्टवेयर के एरिया होते हैं वो फ्री हो गए। जब वो फ्री हो गए तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो गई, हमारी फास्ट हो जाएगी। ये अंडरस्टूड सी बात है। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में हमारी सीडी, हमारी डीवीडी और हमारा ब्लू रे डिस्क होता है। ठीक, तो जब स्टार्टिंग हुई थी सीडी की तो डेटा हमारा जो स्टोर हुआ करता था बहुत कम एमबी का डेटा हम लोग स्टोर करते थे। उसके बाद डीवीडी आई, डीवीडी लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा डेटा स्टोर करती थी एज कंपेयर टू सीडी। और जो ब्लूरे डिस्क आई, ब्लूरे डिस्क में क्या हुआ
कि वो डीवीडी से 5 से 10 गुना ज्यादा डेटा स्टोर करती है। दूसरा फायदा, इसका यूज रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए होता है, और जितनी भी एचडी वीडियोस होती हैं वो सब हमारे ब्लूरे डिस्क में ही बनाई जाती है। ठीक है, तो अगर कंपेयरिंग करेंगे तो सीडी से 5 से 10 गुना ज्यादा डेटा स्टोर डीवीडी में होता है, डीवीडी से 5 से 10 गुना ज्यादा डेटा हमारा ब्लूरे डिस्क में होता है। ठीक, और इसमें जो डेटा स्टोर हो रहा होता है ये डेटा ट्रैक और सेक्टर में डिफाइन होता है। ठीक है, ट्रैक और सेक्टर में डिफाइन होता है। कभी कभी आप सॉन्ग सुन रहे हो तो बोलता है ट्रैक इज नॉट फाउंड, उस ट्रैक पे, पर्टिकुलर ट्रैक पे उसको डेटा जब नहीं मिलता है तो उसको रीड नहीं कर पाता। ठीक है, तो जितना भी डेटा ऑप्टिकल स्टोरेज में होगा वो ट्रैक और सेक्टर्स में होगा। ओके, ये डन हो गया। ये सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में हम लोग इन जनरल जो वर्ड समझते हैं वो समझते हैं हार्ड डिस्क। हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारी मैग्नेटिक डिस्क ही होती है। ठीक है, और नॉन रिमूवेबल होती है, मतलब अगर सीपीयू में आपके ये नहीं लगा है तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, मतलब पहले की डेफिनेशन के हिसाब से तो बूट नहीं करेगा। जब बूट नहीं करेगा तो आप कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब अगर थोड़ा पुराने टाइम पे अगर आप जाएं और आप याद करिए कि जब हम लोग ऑडियो कैसेट सुना करते थे, ऑडियो कैसेट सुना करते थे तो आपको याद होगा कि ट्रैक बाय ट्रैक सॉन्ग चला करता था। एक ब्लैक कलर की रील हुआ करती थी, ब्लैक कलर की रील में हमारे सॉन्ग स्टोर होते थे। जब वो हेड से टकराते थे तब वो वॉइस क्रिएट करता था और हम लोग सॉन्ग सुन रहे होते थे। ये आप लोग को याद है, आप लोगों ने देखा होगा टेप रिकॉर्डर में जब हम लोग टेप चलाया करते थे तो एक रील मूव हुआ करती थी ब्लैक कलर की, वो रील हेड से टकराती थी, फिर हम लोग सॉन्ग सुना करते थे। क्या याद है आप लोग को? ठीक, तो ट्रैक बाय ट्रैक सॉन्ग चलता रहता था। ठीक है, यही सेम पार्ट हमारा वीडियो के साथ भी था। अगर आपको वीडियो कैसेट याद है तो उसमें भी आपको ब्लैक कलर की ही रील मिला करती थी, और जब मूवी रन होती थी तो वो एक एक ट्रैक से एक एक डेटा को रीड करती जाती थी और आपको डिस्प्ले करती जाती थी। ऐसा आप लोग को याद होगा जब वीसीआर और हुआ करते थे तो वीसीआर में हम लोग उस वीडियो कैसेट को लगा देते थे, वो रीड करता था, स्पिनिंग करता था और हम लोग वीडियो टीवी पे देख रहे होते थे। ठीक, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होता है जिसके अंदर हमारी मूवी, हम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते थे, हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, ये सारा काम हम लोग किया करते थे। किसी को याद आ रहा है? किसी ने देखा हो? ओके, अब कभी आप हार्ड डिस्क को आप खोलिए, तो जब कभी हार्ड डिस्क को खोलेंगे तो हार्ड डिस्क आपको एक लोहे का, एक आयरन मेड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता है। हार्ड डिस्क जब आप अपने सिस्टम पे देखेंगे तो हार्ड डिस्क आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता है, लेकिन कभी आप हार्ड डिस्क खोलेंगे तो आपको सीडी के शेप में एक ब्लैक कलर का डिस्क दिखेगा। तो ब्लैक कलर का डिस्क बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे पहले ग्रामोफोन आया करता था। ठीक, तो ग्रामोफोन का ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होता है कि ट्रैक बाय ट्रैक वो रीड करता है डेटा को और आपको डेटा डिस्प्ले करके दिखाता रहता है। ठीक, तो कभी जो आपका लोहे का रेक्टेंगुलर शेप में जो बॉडी बन के आपके सामने आती है, आप कभी इसको खोलिए या आपका कभी कोई हार्डवेयर इंजीनियर उसको खोलेगा तो आप देखेंगे बिल्कुल सीडी के शेप में आपको हार्ड डिस्क दिखेगी ब्लैक कलर की। वो मैग्नेटिक टेप ही होती है, मैग्नेटिक ड्राइव होती है वो। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हार्ड डिस्क का हो गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। सीडी डीवीडी हम लोग पिछले टर्न पे डिस्कस कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आप लोगों में शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। जब स्टार्टिंग हुई थी तो 1.44 MB की फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी। अगर उसको फ्लॉपी डिस्क को भी आप खोलेंगे देन अगेन सीडी के शेप में ब्लैक कलर का आपको
सीडी नुमा एक डिवाइस दिखेगी जिसमें हम डेटा को स्टोर किया करते थे। वो 1.44 MB की होती थी, छोटी सी, और उसमें हमारा डेटा स्टोर हुआ करता था। उस टाइम पे हम लोग कंप्यूटर भी उसी फ्लॉपी डिस्क से ही चलाया करते थे, डायरेक्ट नहीं चलता था। जब फ्लॉपी डिस्क डाल देते थे तब हमारा कंप्यूटर रन होना शुरू करता था। ठीक है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क के बाद, चूंकि फ्लॉपी डिस्क में डेटा हमारा बहुत कम स्टोर हो सकता था, तो फ्लॉपी डिस्क के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आया वो सीडी आया, सीडी रोम आया, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बोले। और इसकी जो मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी होती थी वो 640 MB की हुआ करती थी। मतलब 640 MB से ज्यादा हम डेटा उसमें स्टोर नहीं कर सकते थे जब वो इनिशियली आया था। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डेटा हमारा बढ़ता गया और हम लोग सीडी से सीडी रोम, फिर सीडी आरडब्ल्यू, फिर डीवीडी पे आए। तो जो डीवीडी की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 4.7 GB थी। ठीक है। जब सीडी इंट्रोड्यूस हुई थी तो हम लोग सीडी सिर्फ एक बार यूज कर पाते थे, दोबारा नहीं यूज कर पाते थे। बाद में जब आया तो सीडी आरडब्ल्यू आया, जिसको हम कई बार राइट कर सकते थे और उसको रीड कर सकते थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आया वो डीवीडी आया। डीवीडी में ज्यादा कैपेसिटी थी, डेंसिटी ज्यादा थी, तो हम ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते थे। जैसे हम लोग जब सीडी देखते थे तो एक सीडी में एक ही मूवी हुआ करती थी। जब डीवीडी आई तो आप दो दो तीन तीन मूवीज एक डीवीडी में आने लग गई थी, तो हम लोग फिर उसको देखा करते थे। ठीक। तो डेटा कैपेसिटी धीरे 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 बढ़ती चली गई। मतलब जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि 1.44 MB से हम लोगों ने कंप्यूटर स्टार्ट किया था और डीवीडी तक आते आते बहुत सा डेटा हमारे पास स्टोर होता था डीवीडी के अंदर। फिर पेन ड्राइव इंट्रोड्यूस हुई, जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। वो फिर थोड़ी महंगी होती थी, लेकिन मुझे अब लगता है कि आदमी सीडी डीवीडी अब नहीं रखता, हर आदमी फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव ही रखता है और पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करके वो इधर से उधर लेके चला जाता है। ठीक। तो ये पूरा जो मीडियम है, अगर हम फ्लैश मेमोरी को और एसएसडी को छोड़ दें तो बाकी सारा मीडियम हमारा मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर ही चलता है। मैग्नेटिक डिस्क पे डेटा स्टोर होता है और वहां से वो उसको रीड करता है। ठीक। मैग्नेटिक डिस्क में इसको जहां पे मेटल मिलता है वो उसको 1 मानता है और बाकी जगह 0 मानता है। ठीक है। तो जहां जहां पे उसको मेटल मिलेगा, आपको याद होगा पिछली बार हमने नोट आपको दिखाया था कि जहां जहां 1 था वहां पे एक शेप क्रिएट हो रहा था, याद आ रहा है? हमने 1010 करके आपको दिखाया था और ये दिखाया था कि ये शेप ऐसे क्रिएट हो रहा है। याद आ रहा है किसी को? पिछली बार ही शायद बताया था हमने। ठीक है। तो होता क्या है कि जब मैग्नेटिक डिस्क होगी तो जहां उसको मेटल मिलेगा वहां उसको 1 रीड करेगा, अदरवाइज 0 रीड करेगा। ये सबको क्लियर हो गया स्टोरेज डिवाइस का पार्ट? डन है सबको? आगे चला जाए। डेटा को ट्रांसफर आप सीडी से डीवीडी, सीडी से पेन ड्राइव, सीडी से हार्ड डिस्क, कहीं से भी कर सकते हैं। अगर सीडी रीड कर रही है आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में अगर सीडी रीड कर रही है तो आप उस डेटा को रीड करने के बाद डेटा को कॉपी कीजिए, जहां करना चाहते हैं पेस्ट वहां कर दीजिए पेस्ट। डीवीडी में आपको मतलब सीडी डीवीडी में बर्न करना पड़ता है, कंसेप्ट कॉपी पेस्ट का ही होता है। ये क्लियर है? यस, नीरो सॉफ्टवेयर यूज करते थे हम लोग बर्निंग के लिए, जहाँ पे सीडी हमारी राइटेबल फॉर्मेट में ओपन होती थी और हम डेटा को वहां पे फिर राइट किया था। चलिए, अब हमने ये टेबल दे रखी है, ये टेबल आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में ये पूछ सकते हैं कि बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है।
ठीक है। तो बिट जो होता है हमारा सबसे छोटी मेजरमेंट का पार्ट होता है मेमोरी को रीड करने के लिए, जो 0 1 में डेटा स्टोर होता है। जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको निबल बोलते हैं। निबल हमारा 4 बिट का होता है, और उसका नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है जिसको हम लोग बाइट बोलते हैं। तो एक बार फिर से समझिएगा कि जो डेटा रीड किया जाता है 0 और 1 के फॉर्म में, वो हमारा बिट होता है। ठीक है। निबल जो हमारा होता है वो 4 बिट होता है, एक निबल में 4 बिट होता है, ये आपको ऐसे याद करना है। ठीक है। फिर बाइट होता है, तो बाइट में क्या होता है कि 1 बाइट में 8 बिट होता है। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है आपका, आपको सिर्फ एक बार लर्न कर लेना है। और उसके बाद तो और आसान है याद करना कि सब 1024 के फॉर्म में चलते हैं। जैसे बाइट के बाद जो नेक्स्ट है वो किलो बाइट है, तो 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलो बाइट। बस नीचे चलते जाएंगे और ऊपर की वैल्यू याद करते जाना है। 1 GB इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। इस जगह से हमारा डेटा चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिट आपको याद करनी होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछ सकते हैं कि 1 टेराबाइट इक्वल्स टू कितने जीबी होता है, या 1 टेराबाइट इक्वल्स टू कितने एमबी होता है। तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिर्फ करनी है, मतलब 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, जितनी वैल्यू आएगी वो 1 TB इक्वल्स टू मेगाबाइट हो जाएगी। ये क्या सबको समझ में आ गया या कोई डाउट है? ओके। ये फिर कोई आ गया डिजाइन वाला, यार ये क्लास बहुत डिस्टर्ब करते हैं ये लोग। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। भाई ये डिजाइनिंग वाले लोग कौन है ये? ओके चलिए चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग 3 टाइप से कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं, 3 टाइप से करते हैं। पहला हमारा है बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, सुनते जाइएगा समझते जाइएगा। बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन यूटिलिटी। डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी का मतलब हम मैक्सिमम डेटा को कहाँ हैंडल कर रहे हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन समझिए, रेलवे रिजर्वेशन क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया का डेटा घूम रहा होता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। ठीक, इस टाइप के डेटा को जब हैंडल करना होगा, बड़ा डेटा है, बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा है, हजारों ट्रेनें चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया में, कोई आदमी कहीं से कहीं रिजर्वेशन करा रहा है, कोई आदमी कहीं से कहीं रिजर्वेशन करा रहा है, बहुत बड़ा डेटा घूम रहा है। तो इस टाइप के जो डेटा हमारे होते हैं या जो बैंक के डेटा हैं, ये सब जो डेटा हमारे हैं वो डेटा हैंडलिंग बेस्ड होते हैं। ठीक, बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से भी हम कंप्यूटर को बनाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि आप टैबलेट देखे हैं, आपने मोबाइल भी अब एक तरीके का कंप्यूटर ही है, आपके लैपटॉप्स हैं, आपको सीआरटी वाले कंप्यूटर्स याद होंगे, बड़े बड़े हुआ करते थे, वो साइज पे डिपेंड होते थे, बेस्ड ऑन साइज होते थे। ऐसे यूटिलिटी वाइज है, पर्टिकुलर कंप्यूटर कुछ पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है, सभी कंप्यूटर को सभी चीज के लिए नहीं यूज कर सकते हम। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। ठीक, बेसिकली हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, और तीसरा होता है हाइब्रिड। ठीक, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है, एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस द एनालॉग डेटा। ठीक, इसमें क्या होता है
कि हम लोग जैसे एक एग्जांपल समझिए एनालॉग को समझने का, जैसे हमारा स्पीडोमीटर होता है या हमारा जो थर्मामीटर होता है वो ऑटोमेटिकली डेटा को काउंट करता है, कंप्यूट करता है। थर्मोमीटर होता है, अरे स्पीडोमीटर होता है कि जब आपकी गाड़ी चल रही होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है स्पीड को मेजर करता है, आपको बताता है कि आप इतने किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं। ठीक ऐसे ही हमारे कुछ डिवाइसेस होते हैं जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं और फिर आपको बताते हैं कितनी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हमारा। ठीक है, तो ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं इनको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ, ये हमने लिखा हुआ है कि एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर्स एंड कोड। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर एंड मर्करी थर्मामीटर आर एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर आपको समझ में आ गया, मतलब इसमें आपका कीबोर्ड नहीं मिलेगा, माउस नहीं मिलेगा, एनालॉग है, खुद से मेजरमेंट करेगा नंबर्स के ऊपर और फिर आपको दे देगा। ठीक है, एग्जांपल में हमने आपको बताया कि मर्करी थर्मामीटर, स्पीडोमीटर जो आपकी गाड़ियों में लगा होता था पहले, आप देखते हो कि पहले की गाड़ियों में गोल गोल जो स्पीडोमीटर होता था वो आपका, अब तो इलेक्ट्रॉनिक भी आता है कुछ गाड़ियों में, और इलेक्ट्रॉनिक जिसमें नहीं, जिसमें सुई चल रही होती है, वो हमारा स्पीडोमीटर जो होता है वो एनालॉग होता है। ठीक, ऐसे ही मर्करी थर्मामीटर है, ऐसे ही टेम्परेचर नापने के लिए जो मशीन आती है वो भी आपकी एनालॉग कंप्यूटर है। इवन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने कुछ मशीन बीपी नापने की देखी होगी कि डॉक्टर जब बीपी नापता है तो उसके पास एक स्पीडोमीटर जैसा गोल गोल होता है और उसमें वो सुई मूव कर रही होती है। ठीक है, तो ये सब हमारे एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। ये सबको समझ में आ गया है? ये सबको क्लियर है? आगे चलें। ओके, अब हम आते हैं डिजिटल कंप्यूटर की तरफ। तो डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड. It accepts the raw data as digits or number and process it with programs stored in its memory to produce output. जो हम लोगों ने पहली और दूसरी क्लास में कंप्यूटर के बारे में जो थ्योरी पढ़ी थी वो हमारी डिजिटल कंप्यूटर की ही थ्योरी थी। ठीक है, जिसमें इनपुट सीपीयू और आउटपुट, और सीपीयू के अंदर आपका एएलयू, सीयू और एमयू हुआ करता था, वो डिजिटल कंप्यूटर था। जैसे डिजिटल में हम लोग जो है सारा प्रोसेस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू करेंगे, इसीलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। हाइब्रिड हमारा जो कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर ये दोनों हम लोग जब मिक्स कर देते हैं तो ये पार्ट हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में हमारी कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस बहुत हाई स्पीड पे किए जाते हैं। ठीक है, हाई स्पीड पे किए जाते हैं ताकि जो कैलकुलेशन हमारा है वो बहुत फास्ट हो जाए। जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अपने ऑफिस में, अपने घर पे, ये सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। जो डेटा प्रोसेस होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है, जो डेटा मेमोरी में है या नहीं है उसको आप अपनी स्क्रीन पे या प्रिंट आउट के फॉर्म में देख सकते हैं। ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, और जब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले समझते हैं कि साइज के बेसिस पे हम कंप्यूटर को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए हमने 4 पार्ट दिए हुए हैं, ये नोट करते रहिएगा कॉपी पे। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो माइक्रो कंप्यूटर हमारा जो होता है इसको भी हम लोग देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. इट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर
दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्यूटर आप अपने घर में, आप अपने ऑफिस में यूज करते हैं, वो कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, आप सभी लोग अपने घर में लैपटॉप, डेस्कटॉप सब यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कैटेगरी क्या है? उसकी कैटेगरी हमारी है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, तो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक, डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस अलग से होता है, लैपटॉप में कीबोर्ड और माउस की फैसिलिटी सिस्टम के साथ दी होती है। डेस्कटॉप में मॉनिटर अलग से होता है, लैपटॉप में मॉनिटर आपके साथ इनबिल्ट होता है, लेकिन ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही हमारी डिजिटल डायरी, नोटबुक, पीडीए, पाम टॉप कंप्यूटर, या अब तो हम मोबाइल को भी मिनी कंप्यूटर ही बोलते हैं, ये सब हमारे जो है डिजिटल माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जहां से आप जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल से आप डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं, मोबाइल से आप डेटा को स्कैन कर सकते हैं। अब वो सारा काम मोबाइल के थ्रू कर रहे होते हैं जो कंप्यूटर से किया जाता है। तो मोबाइल को भी आप ये कह सकते हैं कि मोबाइल भी जो हमारा है वो एक माइक्रो कंप्यूटर टाइप का है, जो कंप्यूटर की तरह ही वर्क कर रहा होता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर में क्या होता है कि मिनी कंप्यूटर के जो फीचर्स और कैपेबिलिटीज होती हैं वो हायर होती है, लेकिन साइज में ये कम होते हैं, इसीलिए इसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली साइंटिफिक एप्लीकेशंस में आपको ज्यादा दिखेंगे मिनी कंप्यूटर। आप अगर किसी साइंटिफिक एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां दिखेगी, मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रही होती है, इन जनरल यूजर उसको यूज नहीं कर रहा होता है। ठीक, बस इसका फीचर आपको दिमाग में रखना है कि जो कैपेबिलिटी है, जो फीचर है, वो एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर वो हायर होती है। तो जो सबसे लो रेंज होती है वो माइक्रो कंप्यूटर की होती है, जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया है? माइक्रो कंप्यूटर समझ में आ गया? माइक्रो कंप्यूटर के 3 पार्ट हमने समझाए हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। ये सबको समझ में आ गया? और मिनी कंप्यूटर भी बता दिया हमने। ओके, mainframe computer. Mainframe computers are designed to support hundreds or thousands of users simultaneously. They can support multiple programs at the same time. It means they can execute different processes simultaneously. These features of mainframe computers make them ideal for big organizations like banking and telecom sector, which need to manage and process high volume of data. जितने भी हमारा बैंक है, हमारा टेलीकॉम है, और मेरे ख्याल से रेलवे भी, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स अपने पास रखते हैं। इनके पास अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जहां पे ये डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसबीआई आपकी है, तो एसबीआई पूरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एसबीआई हमारी है, तो एसबीआई के एटीएम आपके पास है, एसबीआई की बैंक आपके पास है, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, आप पैसे को रिसीव कर रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ये सारा डेटा कौन मैनेज करेगा? मेन फ्रेम करेगा, क्योंकि एक छोटे कंप्यूटर की बस की बात नहीं है। आप जब किसी बैंक में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पे माइक्रो कंप्यूटर्स रखे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स को जो ऑपरेटर वहां के होते हैं वो उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेनली डेटा हमारा स्टोर हो रहा होता है हर जगह पे, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में हो रहा होता है, और वहीं से डेटा का मूवमेंट होता है। मतलब जो ट्रांजेक्शन का पार्ट होता है वो पार्ट हमारा पूरा पूरा मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, तो मेन फ्रेम हैवी कंप्यूटर होता है, हजारों प्रोग्राम एक साथ रन हो सकते हैं विदाउट इंटरप्शन। ठीक, हजारों कंप्यूटर, हजारों प्रोग्राम्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर आपका अलाउ नहीं कर सकता है। आपका माइक्रो कंप्यूटर अगर 10 प्रोग्राम एक साथ रन करा लेगा तो हैंग होने लग जाएगा। ठीक, क्योंकि उसकी एक लिमिटेड मेमोरी है। तो मेन फ्रेम क्लियर हो गया सबको?
मेन फ्रेम डन। नेक्स्ट में हमारा पार्ट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का नाम सुना है आप लोगों ने? सुपर कंप्यूटर का नाम सुना होगा। ओके, तो सुपर कंप्यूटर हमारा बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है। और अभी क्या है कि मतलब इसमें हजारों की संख्या में आपकी प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनती है ये फॉर रिसर्च। एआई पे बहुत काम होता है इसके ऊपर, एआई मशीन लर्निंग बहुत तगड़ा काम कर रही है। फेसबुक, गूगल, ये सब सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर तगड़ा काम करते हैं। क्या आपको मालूम है कि इस समय टॉप मोस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? कोई बताएगा? टॉप मोस्ट सुपर कंप्यूटर। यस, परम इज द सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। किसने बनाया था परम को? नाविद, किसने बनाया था परम को? परम सुपर कंप्यूटर इंडिया का है, पर परम को बनाया किसने था? ओके, नहीं मालूम? इसको लिख लीजिएगा कहीं। परम को सीडैक ने बनाया है। सीडैक, मैं लिख दे रहा हूं चैट पे। सीडैक ने बनाया है। और सीडैक हमारा पुणे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी के ऊपर काम करता है। सीडैक ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया है। क्या कोई बता पाएगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता पाएगा जो सीडैक ने बनाया हुआ है? उसका नाम है BOS। अपडेट कीजिए अपने को। BOS, हम लोग विंडोज जानते हैं, हम लोग लाइनक्स जानते हैं, हम लोग मैक जानते हैं, पर हमारे पास भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम BOS है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको भी परम ने ही बनाया है। ये अपने को अपडेट कीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पार्ट हमारा है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? एक सिंपल एक कंप्यूटर होता है, सिंपल नहीं कहेंगे, कंप्यूटर होता है जिससे कई कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ग्राफिक वर्क स्टेशन होता है, म्यूजिक वर्क स्टेशन होता है, इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन होता है। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इससे जुड़े हुए कई कंप्यूटर होते हैं। बेटा मिनी फ्रेम कंप्यूटर तुम्हारा मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है वो मिनी फ्रेम कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे बहुत बड़ी जैसे शुगर मिल है, वहां पे तुम्हारी इन्वेंट्री हैंडल होनी है, तो उसमें एक तगड़ा सिस्टम चाहिए जो सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके इन्वेंट्री को हैंडल कर रहा हो। ठीक, ये जैसे अमेजोन है, अमेजोन में इन्वेंट्री हैंडल होनी है कि कौन सा प्रोडक्ट आना है, कौन सा प्रोडक्ट जाना है, किसके पास जाना है, उसको ट्रैक कैसे करना है, तो उसको हैंडल करने के लिए मिनी फ्रेम कंप्यूटर है। यस, छूट गया था, मुझे लगा मेन फ्रेम है। ठीक है, तो मिनी फ्रेम कंप्यूटर आपका बेसिकली आपकी बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हैंडल करता है। जैसे हम लोग के आसपास में जैसे पिज्जा हट है, डोमिनोज है, ये सब बाहर की कंपनियां हैं, लेकिन इनकी जो बिल आते हैं, अब जैसे डोमिनोज है या पिज्जा है, मान लीजिए अगर यूएसए बेस्ड कंपनी है तो इनका बिल यूएसए से आता है। आप कभी सैमसंग का रेफ्रिजरेटर लेने जाइए किसी उसमें, तो जो उनका बिल जनरेट होता है वो सिंगापुर से बन के आता है। सिंगापुर का सर्वर जब तक ऑन नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान में बैठा हुआ आदमी बिल जनरेट करके आपको नहीं दे पाएगा। ऐसे प्रोसेस होते हैं वेयर हाउसेस में, जो इनके वेयर हाउसेस हैं, तो वहां पे मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। इज इट क्लियर?
सबको समझ में आ गया, जो बेसिकली ईआरपी हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। ये पॉइंट मिनी फ्रेम सबको क्लियर हो गया है? क्या मेरी आवाज आ रही है सब तक? यश शगुफ्ता बताइए क्या प्रॉब्लम है? शगुफ्ता कोई प्रॉब्लम है आपको? ओके ओके। तो वर्क स्टेशन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो वर्क स्टेशन को हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर है जिससे बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और सारा डेटा वाया वर्क स्टेशन होते हुए चला जाता है। एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर बाकी सारी चीजें कनेक्टेड रहती है। मतलब हाई लेवल का रैम होता है, हाई लेवल के रैम के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे पार्ट को हम लोग वर्क स्टेशन बनाते हैं ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा काम हमारा हैंडल हो रहा हो। तो हम लोगों ने जो कंप्यूटर अभी तक पढ़ा उसमें हम लोग का पार्ट ये था कि बेस्ड ऑन यूटिलिटी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, साइज वाइज पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारा है यूटिलिटी वाइज जनरल पर्पस कंप्यूटर। अ जनरल पर्पस excuse me, a general purpose computer can perform an extensive variety of operation. It can store and execute different program. It's in internal storage. तो हमारा मेन फ्रेम, सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये सब जनरल पर्पस डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसको इन जनरल लोग यूज कर रहे होते हैं। स्पेशल पर्पस में हमारा क्या होता है? Special purpose computers are designed to solve a specific problem. The instructions are pre-programmed permanently in the computer. It completely controlled by automated manufacturing process. Example, aircraft control system, electronic voting system. ये सब में प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स बने होते हैं और ये स्पेसिफिकली कुछ चीजों के लिए हम अलग यूज करते हैं। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर में हमारे काउंट नहीं होते। ये समझ में आ गया होगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कैटेगराइजेशन होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैटेगराइजेशन में आप इसको 3 पार्ट पे कैटेगराइज करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे कि बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन यूटिलिटी। ठीक है, जैसे मोबाइल की अपनी एक लिमिटेशन है, हम उस लिमिटेशन के साथ ही मोबाइल पे काम कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप की भी ऐसी अपनी लिमिटेशन होगी, लेकिन वो मोबाइल से बेहतर होगा। ठीक, ऐसे ही जब हम और आगे बढ़ेंगे, हम सर्वर पे ध्यान देंगे, तो सर्वर इससे हैवी होता है, प्रोसेसर्स इनके उनसे ज्यादा हैवी होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन वर्क कि आप क्या काम कर रहे हैं। अगर हमको बैठ के सिर्फ एमएस ऑफिस पे काम करना है तो एक हम हल्के लेवल का भी कंप्यूटर लेके काम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो हमको हाई लेवल का कंप्यूटर चाहिए होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप का वर्क कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कंप्यूटर लेना होगा। ठीक है, तो हमने इसको डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग में हमने बताया था कि जो मैकेनिज्म है, जो मशीन है, वो हमारी एनालॉग कंप्यूटर्स में काम करती है। जैसे वेइंग मशीन भी होती है जहाँ पे अपना वेट नापते हैं, तो जैसे हम दोनों पैर अपना रखते हैं, सुई मूव हो जाती है और हमको बता देती है कि आपका वेट इतना है। तो ये आपका एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। आपका स्पीडोमीटर, आपका थर्मोमीटर, ये सब हमारे एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल थे। डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक, और वो कंप्यूटर जहाँ पे हमको मैकेनिक्स और प्लस कंप्यूटर दोनों को ऐड ऑन करना होता है, तो वहां पे हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमने साइज के हिसाब से आपको बताया कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर 4 पार्ट होते हैं, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर हम लोग के घरों में होता है जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है
इफिशियंट होता है, साइज में छोटा होता है, लेकिन पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एप्लीकेशंस, हैवी एप्लीकेशंस होती है उनको रन कराने के लिए हम लोग मिनी कंप्यूटर देते हैं। जब बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा प्रोसेस करना होता है, उसमें कैलकुलेशन करनी होती है, देन हमको मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि मल्टीपल, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया बैंकिंग का, तो लाखों एटीएम मशीन चल रही है, लाखों एटीएम मशीन का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो डेटा कौन हैंडल करेगा? तो उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर हैंडल करता है। ठीक, जब हम रिसर्च पर्पस पे आते हैं और हैवी अमाउंट में डेटा को कैलकुलेट करना होता है, तो उसको हम लोग सुपर कंप्यूटर डिफाइन करते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो मुझे याद आ रहा है वो सिएरा जो है, ये हमारा सबसे टॉप मोस्ट सुपर कंप्यूटर ऑल ओवर वर्ल्ड है। ठीक है, टॉप में जो 1 और 2 पे है वो यूएसए की कंपनी आईबीएम ने बनाया हुआ है। जो टॉप 1 2 पे जो कंपनी है हमारी सुपर कंप्यूटर की, वो आईबीएम ने बना रखा है। जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे है वो चाइना ने बना रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 यूएसए है, नेक्स्ट 2 पे चाइना बैठा हुआ है। सिएरा हमारा जो है वो सबसे लेटेस्ट टॉप मोस्ट सुपर कंप्यूटर है। ये अगर आप लिखना चाहें, याद करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिए। ठीक, अब अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि कल से हम लोग इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, सारे इनपुट डिवाइसेस कल हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट हमारा कंप्लीट है। यहां तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। परविंदर, फुल फॉर्म हम लोग को नहीं याद होता है, हम लोग इतनी चीजें याद रखते हैं दिमाग में, फुल फॉर्म हम आप लोग बुक से या नेट से निकालिए, फुल फॉर्म मुझे नहीं याद है। फुल फॉर्म आप नेट से निकाल लीजिए, मुझे फुल फॉर्म नहीं याद। कोई डाउट हो तो बताइए, अगर कोई दिक्कत है, कोई कंसेप्चुअली क्लियर नहीं हो रहा है तो पूछिए, वो हम बता देंगे। व्हाट इज लेटेस्ट लैंग्वेज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग? बहुत लंबी लिस्ट है, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप समझिए, पाइथन, रूबी, रिएक्ट, एंगुलर, कोटलिन, स्विफ्ट, रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव, ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेज, इस समय डेवलपमेंट में इतना तगड़ा काम हो रहा है, ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेज हैं जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पाइथन इसमें बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, और पाइथन के बाद आपकी जावा सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, एसक्यूएल, ये सब बहुत पॉपुलर है, टॉप 5 में आते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग की तरफ है तो आप ये सब सीख सकते हैं। सी प्लस प्लस से बहुत एडवांस है, हालांकि सी प्लस प्लस की डिमांड आज भी बहुत है। एक्चुअल में ये सारी लैंग्वेजेस सी और सी प्लस प्लस से ही बनी हुई है। ठीक है, मतलब मदर लैंग्वेज इन सभी की सी और सी प्लस प्लस ही है। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा और जो है इजी किया गया है, और इजी करके डेवलपर्स को दिया गया है कि अब आप इसमें डेवलपमेंट करिए, क्योंकि सी प्लस प्लस में आप ऐप नहीं बना पाएंगे, सी प्लस प्लस में आप वेबसाइट डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इनसे ये लैंग्वेजेस बनाई गई है, और इन लैंग्वेजेस के ऊपर एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है। और कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ बिल्कुल, अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते। बिल्कुल सीख सकते हैं। 25 लैंग्वेज तो मुझे ही आती है, आप जो बताइएगा हम सिखा देंगे आपको।
और किसी कोई डाउट है तो बताइए। आप बोलिए, किसी कुछ पूछना है बोलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। किसी कुछ पूछना है, मैंने अनम्यूट कर दिया है, अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ओके, तो क्लास ओवर करें। सर बताइए। क्लास ओवर कर रहे हैं फिर हम। जी सर। ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं।